डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स के बारे में कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं और इसको कैसे मेजर किया जा सकता है। इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विस्कोसिटी की तारीफ करेंगे, विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी को डिफाइन किया जा सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड मूविंग पास्ट वन अनदर विद डिफरेंट वेलोसिटीज। यानी किसी भी लिक्विड की दो लेयर्स, दो तहें जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं, हरकत कर रही हैं और दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसको समझने के लिए आपको ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखनी होगी। ऐसे समझें कि पानी है और वो एक पाइप के अंदर से मूव कर रहा है। ये नीचे वाला हिस्सा पाइप का लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है और दरमियान में से पानी गुजर रहा है मुख्तलिफ लेयर्स की शक्ल में। तो जो लेयर बिल्कुल पानी के पाइप के बिल्कुल नीचे टच होगी उसकी वेलोसिटी 0 होगी और उससे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी और जो आप ऊपर चले जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी और मिडिल वाली लेयर की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। इसको एक और तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ लिक्विड टू इट्स फ्लो। यानी जब भी कोई लिक्विड हरकत करता है या फ्लो करता है तो उसके फ्लो में जो रुकावट पेश आती है उसको हम विस्कोसिटी कह सकते हैं। और इसकी एक और डिफिनीशन भी हम बना सकते हैं कि लैक ऑफ स्लिपरीनेस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। किसी चीज के अंदर स्लिपरीनेस का न होना भी विस्कोसिटी कहलाता है। इसको एक और तरह से भी हम समझ सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक टेबल है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब जब हम इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे तो टेबल जो है इसको पीछे की तरफ यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। तो ये जो टेबल अपनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर लगा रहा है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है, दरअसल ये विस्कोसिटी ही की तरह की एक फोर्स है। लेकिन चूंकि ब्लॉक जो है वो सॉलिड है और विस्कोसिटी जो है उसका ताल्लुक आमतौर पर लिक्विड और गैसेस के साथ होता है या फिर फ्लूइड्स के साथ होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल हमारे पास जो है वो हनी की है। आप एक साइड पे हनी ले सकते हैं, दूसरी साइड पे मिल्क। अगर आप दोनों को फ्लो करवाएं तो आप देखेंगे हनी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा। इसके मुकाबले में मिल्क या वाटर बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ फ्लो करेंगे। तो हनी क्यों मतलब स्पीड के साथ फ्लो नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है जबकि वाटर या मिल्क की विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी को समझने के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट समझना बहुत ज़रूरी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाइट। तो यूँ समझें कि हमारे पास, जैसे कि इससे पहले हमने एक एग्जांपल में कहा था कि हमारे पास एक पाइप है और इसके अंदर से लिक्विड जो है वो लेयर्स की शक्ल में फ्लो कर रहा है। तो अब इन लेयर्स को हम मुख्तलिफ इमेजिनरी वेलोसिटीज़ जो हैं वो दे देते हैं। मिसाल के तौर पर जो पहली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी तो ज़ाहिर 0 होगी, उसके ऊपर जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और फिर उसके ऊपर 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है ये लेयर्स मूव कर रही हैं। तो अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है तमाम के बीच में, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पहली और ये दूसरी और तीसरी जो लेयर है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड वाली और 6 मीटर पर सेकंड वाली, इनके बीच में जो डिफरेंस है वेलोसिटी का वो है 2 मीटर पर सेकंड और इनके बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो भी 2 मीटर है। तो अब चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 मीटर, तो हमारे पास 1 सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट। क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो यूनिफॉर्म होता है तमाम लेयर्स के लिए? ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्म, इट कैन वेरी। व्हेन इट वेरीज वी कैन राइट इट लाइक दिस। जब ये वेरी करेगा तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है।
और अगर बहुत ही मामूली चेंज हो वेलोसिटी ग्रेडियंट के अंदर तो उसको फिर dv बाई dx से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। विस्कस फोर्स दरअसल एरिया ऑफ कांटेक्ट और वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसको हम समझने के लिए एक विजुअल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास वाटर की दो लेयर्स हैं। ये नीचे वाली लेयर है जिसकी वेलोसिटी v है और इसके ऊपर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v प्लस dv है। ठीक है, यानी ये ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो ये जो विस्कस फोर्स होती है यानी विस्कोसिटी, ये जो विस्कस फोर्स होती है ये डिपेंड करती है एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। तो हम इसको लिख सकते हैं यानी फोर्स, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इसके अलावा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है dv बाई dx के बराबर होता है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, ठीक है, और कंबाइन करने के बाद इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी यानी a इंटू डी बाई डी एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। अगर हम अपनी इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू निकालें तो हम इसको यूं निकाल सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई ए इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी। यानी जैसे कि मैंने कहा ईटा इज कांट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन लिक्विड एंड टेम्परेचर। इसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और लिक्विड की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मोर टेम्परेचर लेसर विल बी इट्स वैल्यू। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। मोर ऑफ इट्स वैल्यू थिक विल बी द लिक्विड दैट फ्लोज हार्डली। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो लिक्विड ज़्यादा थिक होगा, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल से फ्लो करेगा। विस्कोसिटी का उलट या रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी एंड इज डिनोटेड बाय, ठीक है, हम इसको इस तरह से थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर ईटा के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये वेलोसिटी का उलट होता है। बड़ा अहम टॉपिक है यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को यूं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब हम इसकी यूनिट्स जो है वो मालूम करते हैं। तो फोर्स हम जानते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया जो है मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से dx जो है वो मीटर, और वेलोसिटी जो है उसकी यूनिट हम जानते हैं मीटर पर सेकंड है। और अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर करें तो ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये विस्कोसिटी की SI यूनिट है, ठीक है। लेकिन दूसरी यूनिट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो ऊपर वाली इक्वेशन में है, इसको आप पास्कल भी कह सकते हैं। तो फिर इसकी एक दूसरी यूनिट बन जाएगी पास्कल सेकंड। एक स्मॉलर यूनिट जो है वो भी आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, और उसमें हम फोर्स जो है वो उसकी यूनिट न्यूटन नहीं लेते बल्कि डाइन ले लेते हैं, ठीक है। डाइन भी फोर्स की एक यूनिट होती है, और बाकी जो है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको एक पॉइज भी कहा जाता है। अब SI यूनिट और पॉइज में क्या डिफरेंस है, यानी SI यूनिट जो है वो 10 पॉइज के बराबर होती है, ठीक है। एक और यूनिट जो है उसको यूं भी लिखा जा सकता है। हम जानते हैं F जो है फोर्स, ये ma के बराबर होती है, ठीक है। न्यूटन का जो लॉ है उसकी रूल से F इज इक्वल टू ma, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब ma में जो है m जाहिर है मास है और इसकी यूनिट किलोग्राम होती है, और a एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बाकी dx बाई dv की वैल्यू हम यूं लिख सकते हैं, और जब हम इसको रिफाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो एक पॉइज जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी जो है वो क्लियर हो गई होंगी। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीपॉइज। तो रेफरेंस के लिए आप वाटर की जो विस्कोसिटी है उसको याद रख सकते हैं, वो 1 सेंटीपॉइज होती है। और कुछ दूसरे जो लिक्विड्स हैं उनकी विस्कोसिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं बेंजीन जो है उसकी
विस्कोसिटी, ठीक है, 0.00652। इसी तरह से वाटर की आप देख सकते हैं 0.00104, और आप ग्लाइसरीन की देख सकते हैं, इसकी विस्कोसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब विस्कोसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और इसकी मिसाल हमारे पास वाटर और ग्लूकोज की है, हनी की, सॉरी। वाटर जो है चूँकि वो छोटा मॉलिक्यूल है, आसानी से मूव कर सकता है, इसके मुकाबले में ग्लूकोज जो है, हनी के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें इसके अलावा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, यानी बहुत ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, तो ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग करते हैं। इस वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। इसके मुकाबले में वाटर के अंदर भी अगरचे हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है और एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल छोटा है तो फोर्सेस जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मुकाबले में कम होती हैं। इसी वजह से हनी जो है वो बहुत स्लोली फ्लो करता है। दूसरी चीज़ है मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है। मॉलिक्यूलर शेप, अगर मॉलिक्यूल रेगुलर साइज का होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है और प्रोपेनॉल, इनका मोलर मास करीब करीब सेम होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसकी जो शेप रेगुलर है तो वो आसानी से फ्लो करेगा, इसके मुकाबले में प्रोपेनॉल जो है उतनी आसानी से फ्लो नहीं करेगा। मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज अगर मोलर मास ज़्यादा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेंटेन का 72 है तो इसकी विस्कोसिटी 0.240 है, हेक्सेन का 86 है तो इसका जो मोलर मास है, इसकी जो विस्कोसिटी है वह 0.326 सेंटीपोइज। और टेम्परेचर, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होता है तो विस्कोसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो इसको हम इस रिलेशन से देख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू ए ई की पावर ई ए डिवाइड बाई आर टी। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर जो है वो गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। Pressure has negligible effect on viscosity as liquids are incompressible. प्रेशर जो है वो विस्कोसिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं डालता, ठीक है। हाँ, गैसेस के केस में अगर हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो गैसेस की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विस्कोसिटी से रिलेटेड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमारे पास दो हमारे पास लेयर्स हैं। A force of 1.7 Newton is required to move the upper plates at a constant speed of 0.25 meter per second in the figure given. The area of the plate is 0.5 meter square and they are separated by a distance of 1 centimeter. दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में फासला जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ऊपर वाली फोर्स जो है, ऊपर वाली जो प्लेट है वो 1.9 न्यूटन फोर्स के साथ मूव कर रही है, ठीक है। और अब हमने मालूम क्या करना है, हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बिटवीन द टू प्लेट्स। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने मालूम करना है और वेलोसिटी ग्रेडियंट को कैलकुलेट करना है। क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं ईटा इज इक्वल टू एफ ओवर ए इंटू डी एक्स बाई डी वी, तो फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है, तो 1.9 न्यूटन, एरिया जो है वो 0.5 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी हमें दिया गया है, और डी एक्स यानी डी एक्स डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.01 मीटर हो जाएगा, और डी वी जो वेलोसिटी है वो दी गई है 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो विस्कोसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.15 पास्कल सेकेंड। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आ गया हमारे पास। अब दूसरी चीज़ पूछी है वेलोसिटी ग्रेडियंट। हम जानते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी एक्स होता है, तो डी वी की वैल्यू जो है 0.25 मीटर पर सेकेंड है और डी एक्स जो है 0.01 मीटर है। तो इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 सेकेंड इनवर्स। अब प्रॉब्लम नंबर 2 को भी हम देख लेते हैं, और यहाँ हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है दरिया की, ठीक है। एक रिवर है जो फ्लो कर रहा है और ये मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है, और बिल्कुल टॉप और बॉटम लेयर के बीच में जो फासला है वो 5 मीटर का है। तो अब यहाँ जो वेलोसिटी है वाटर की मूवमेंट की वो है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम जानते हैं जो वाटर की विस्कोसिटी होती है वो होती है 10⁻⁻2 पॉइज, और इसको अगर हम लिखें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर, यानी SI यूनिट्स में इसको यूँ लिखा जा सकता है। हमसे पूछा गया है कि शीयरिंग स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के ऊपर कितना दबाव डाल रही है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं, इससे पहले हमारा जो फार्मूला था F इज इक्वल टू
माइनस ईटा ए डी बाई डी एक्स। ये माइनस की वैल्यू आपके जहन में रहे, इसकी वजह जो है ये होती है कि चूंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है तो इसलिए नेगेटिव का साइन डाला जाता है। अगर हम इसको रीअरेंज करें, ए को नीचे ले आए तो हमारी इक्वेशन यू बन जाएगी एफ ओवर ए इज इक्वल टू ईटा डी वी डिवाइड बाई डी जेड। ठीक है, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा जेड जो है यहाँ पर डिस्टेंस को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को यूनिफॉर्म सपोज किया गया है। अब अगर हम इसमें वैल्यूज रखें, ईटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, डेल्टा वी जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है जो कि हमें बताया गया है शुरू में। और डेल्टा जेड यानी जो बीच में डिस्टेंस है, इससे पहले हम इसको डेल्टा जेड की बजाय डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते रहे हैं। बाज़ मौक़्स में इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाज़ में एक्स से। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चंद और चीज़ें हम जान देते हैं विस्कोसिटी से मुतल्लिक। अ सुपर फ्लूइड जो है ये मैटर की एक स्टेट होती है इन विच मैटर बिहेव्स लाइक अ फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी। दिस हैपेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए तो लिक्विड जो है वो सुपर फ्लूइड जो है वो हालत इख्तियार कर लेता है। ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें लिक्विड के बीच में, उनकी लेयर्स के बीच में किसी तरह का कोई जो है रेजिस्टेंस बाकी नहीं रहती और उसकी विस्कोसिटी जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का लिक्विड हमारे पास जो है वो हीलियम है। अ फ्लूइड दैट हैज नो रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड आइडियल और इनविसिड लिक्विड। तो जीरो विस्कोसिटी इज ऑब्जर्व्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर इन सुपर फ्लूइड लाइक हीलियम। तो हीलियम को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लें तो वो इस तरह से ऊपर दीवारों के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। यानी हीलियम जो है वो खुद ही दीवार के ऊपर चढ़ के और दूसरे ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और ये बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर यह हालत देखी जाती है। टाइप्स ऑफ विस्कोसिटीज। तो विस्कोसिटी की कई टाइप्स हैं जिसमें से एक है एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी। ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस दैट अ फ्लूइड फेसेस अगेंस्ट फ्लोइंग फ्रीली। जब भी कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो उसके अगेंस्ट जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है, रेजिस्टेंस जो होती है, उसको एब्सोल्यूट या डायनामिक विस्कोसिटी कहा जाता है। और ये फ्रिक्शन की वजह से होती है जो लेयर्स के बीच में होती हैं। दूसरी जो है वो रिलेटिव विस्कोसिटी है। रिलेटिव विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ सॉल्यूट टू द विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी है उसकी जो रेशियो है उसको रिलेटिव विस्कोसिटी कहा जाता है। तीसरी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू द डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यानी ये जो ऊपर विस्कोसिटी हमने देखी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, उसको डी से डिवाइड, डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाती है। अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं इस फार्मूले से d1 t1 डिवाइड बाई d2 t2 इज इक्वल टू ईटा1 डिवाइड बाई ईटा2। इसमें से 2 जो है वो टेस्ट लिक्विड है और 1 जो है वो रेफरेंस लिक्विड है। रेफरेंस लिक्विड आमतौर पर वाटर होता है। हम ग्लास का बना एक विस्कोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम यहाँ से लिक्विड को पोर करते हैं। ये पहले बल्ब से होता हुआ इसको सक किया जाता है। दूसरे बल्ब A और B के दरमियान में जब लिक्विड आ जाता है तो फिर हम स्टॉप वॉच के जरिए से जो है A और B के दरमियान लिक्विड का जो फ्लो टाइम है उसको नोट कर लेते हैं। और इसी तरह से इस लिक्विड की जिसका फ्लो टाइम हमने नोट किया, इसकी डेंसिटी भी हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा लिक्विड लिया जाता है जिसको हम रेफरेंस कहते हैं। या अगर आपने पहले रेफरेंस लिया है तो फिर दूसरा टेस्ट ले लें। मिसाल के तौर पर पहले पानी लिया था तो दूसरा एसीटोन ले लें। उसके लिए भी हम फ्लो रेट भी मालूम कर लेते हैं और डेंसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक की जो विस्कोसिटी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो आमतौर पर हमें पानी की विस्कोसिटी का पता होता है। तो अगर हम वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो हम आसानी से जो है वो विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आजकल जो है वो जदीद विस्कोमीटर है जो इस शक्ल में आए हुए हैं, जो कि डिजिटली जो है विस्कोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। विस्कोसिटी के मतलब एक बड़ी अहम जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। ये एक्सपेरिमेंट है जो कि 1927 में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में जो है स्टार्ट किया गया था और ये है पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यानी यहाँ बताना ये मकसूद है, पिच जो होती है यानी इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी इसका एक ड्रॉप जो है वो नीचे गिरते हुए तकरीबन 10 साल लेता है। ठीक है,
और इसकी जो विस्कोसिटी है वो पानी के मुकाबले में 230 बिलियन टाइम जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो विस्कोसिटी से मुतल्लिक़ इख्तिताम पजीर हुआ। आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।